हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एलयू अपडेट ऐप में सभी का आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। और आज आपको लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस लॉ के क्वेश्चंस, राइट। तो आज आप करेंगे ये जो वीडियो है, जो लेक्चर है आपका, ये होगा बीकॉम सेकंड सेम के स्टूडेंट के लिए, राइट। तो बीआरएफ आज हम करेंगे। तो आज हम एमसीक्यूज करेंगे। पूरा सिलेबस हमने आप लोगों को अपने एलयू अपडेट ऐप पर कराया है, ठीक है ना। तो वहाँ जाके आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। और आपके जो नेक्स्ट ईयर में आएंगे स्टूडेंट, उनको भी आप बता सकते हैं। लेकिन यानी कि हम आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स, पूरा यानी कि फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर, जो भी आपके सिलेबस में ना, सारे चैप्टर्स को डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। बट आज हम आपको लेके आए हैं एमसीक्यूज। तो आप एमसीक्यूज लगाइएगा, क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 75 एमसीक्यूज आएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं, इनमें से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो मैंने काउंट नहीं किए हैं कितने ये क्वेश्चंस हैं, बट आपको जितने भी हम क्वेश्चंस कराएंगे उनमें से आपको 5 से 10 क्वेश्चंस आराम से यहाँ से मिल जाएंगे, और ज़्यादा भी मिल सकते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है कि 5 से 10 के बीच में आपको ये क्वेश्चंस यहाँ से मिल सकते हैं। तो आप इसको लगा के जाइएगा। कोशिश करेंगे कि हम आपको एमसीक्यूज का जो भी आपके ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस को बताएं, ठीक है ना। और ये आंसर मतलब 4 ऑप्शन में से एक आंसर होगा, वही आंसर क्यों है इसके बारे में भी बताएंगे, और आंसर क्यों नहीं है इसके बारे में भी आपके साथ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आएगा और आराम से करेंगे। कितनी स्लाइड है हमारे पास में, एक बार मैं काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्लाइड हैं, ठीक है ना। तो लगभग ये 50 क्वेश्चन होंगे लगभग। मैं एक अंदाज़ा लगाया है, क्लियर तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि ईच स्लाइड पर आपके 5 क्वेश्चन आए हैं। तो 10 स्लाइड हैं, तो लगभग 50 क्वेश्चन के समथिंग होंगे, ठीक है ना। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको एक ब्रीफली थोड़ा सा बताना चाहूँगा इस सब्जेक्ट के बारे में, कि देखिए इस सब्जेक्ट में जो हमने आपको पढ़ाया है ना, जो हमने आपको पूरा सिलेबस कराया है, उसमें क्या क्या कराया है थोड़ा सा बता देते हैं। और आप ने अगर हमारा कोर्स बाय कर रखा है ना, तो आपको तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना, अगर आपने कोर्स किया है तो। क्लियर। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या करा रखा है। देखिए एक तो हमने करा रखा है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। 1871 इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सॉरी 1881 है, राइट। और एक आपको हमने कॉपरा करा रखा है। एक हमने गुड्स एंड सेल्स एक्ट, गुड्स एंड सेल्स एक्ट है हमारा 1930। ये एक्ट हमने आपको कराए हैं, ठीक है ना। और अगर ये एक्ट हमने आपको कराए हैं डिटेल में, ऐसा नहीं है इसके कम से कम 14 से 15 लेसन है इसी के अपने, ठीक है ना। इसके 6 से 7 लेसन है इतने तो, ठीक है ना, इस एक्ट के। तो बड़े एक्ट हैं, है ना। इसके कम से कम 4 से 5 लेसन है, इसके 6 से 7 लेसन है। तो इस तरह से हमने आपको ये सारी चीज़ें करा रखी हैं। तो आई होप आपको, अगर आपने हमारा जो चैनल है उस पर जाकर, अगर आपने ऐप पे जाके वीडियो देखी है, ठीक है ना, एलयू अपडेट के नाम से हमारा ऐप है, उसमें आपने जाके अगर वीडियो देखी है, पूरा पूरा सिलेबस आपको, ठीक है ना, हमने कंप्लीट कराया है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये एमसीक्यूज आप यूँ ही कर दोगे, ठीक है। बट देखिए क्वेश्चन जो वो बनना, देखिए क्वेश्चन करना, सिलेबस करना अलग बात है, लेकिन सिलेबस करने के बाद में मैं आपको बता दूं कि हमको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। हम सबसे पहले हमें अपना सिलेबस करना चाहिए, सिलेबस के बाद में हमें रिवीजन करना चाहिए, और उसके बाद में हमें एमसीक्यूज करने चाहिए,
ठीक है ना। ये तीनों चीज़ आप सिलेबस, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये तीनों आप इस तरह से करें। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद में आप जो है रिवीजन करो एक बार, और फिर उसके बाद में आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है आज की डेट में, ठीक है ना। क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। चाहे वो एग्ज़ाम छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो, सब में आपको थोड़ा सा ये तीनों प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप अच्छा अपना मतलब एकेडमिक बनाना चाहते हैं, यानी कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा ऑप्शन है आपका होल ऑफ इंडिया एक्सपेक्टेड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चौथा ऑप्शन है स्टेट्स डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और नन ऑफ एबव। तो इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं, तो नहीं है, इनमें आंसर तो है। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो हमें पीडीएफ तैयार करके दी जाती है, हमको तो केवल बताना होता है, और फिर इसमें आंसर और दे दिए हैं, है ना। अब आंसर और साथ के साथ देती हैं, बट ये पहला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है गलत है। जब से बेटा 370 हटा है ना, जब से 370 हटा है ना, जान रहे ना आप, जो जब से आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हट गया है ना, तो इंडिया के अंदर जो भी अब एक्ट पास होते हैं वो होल इंडिया पर लागू होते हैं, जम्मू कश्मीर को जोड़ते हुए, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं जो हमने बुक से आपको रिवीजन कराया, आपको सिलेबस कराया, उसी बुक से जो तैयार किए गए हैं, ठीक है ना, जिसने भी किए होंगे तैयार, ठीक है ना। हमको तो क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, हम उनका सॉल्यूशन कराते हैं, और फिर इसमें साथ के साथ आंसर भी हमको भी दे दिए, आपको भी दे दिए, दिख रहे होंगे आप लोगों को। बट इसका जो आंसर है पहले का आपको सही करना पड़ेगा पहले, क्योंकि बुक तो काफ़ी पुरानी है ना। बुक जो है जो हमें प्रोवाइड कराई दी थी, वो जो बुक थी वो लगभग अब से 10 से 15 साल पुरानी है, ठीक है ना। और ये आपको 370 हटी है ना, जल्दी में, ठीक है ना। तो बुक तो कम से कम 15 साल पुरानी है वो, जिससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप इसका आंसर ठीक कर लेंगे। अब आंसर जो होगा, अगर आपसे बाय द वे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आंसर करेंगे ए, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ये बी नहीं होगा, क्योंकि अब तो आर्टिकल 370 हट गई है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 समझ रहे हैं ना आप लोग, आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी जल्दी की बात है जो मोदी जी ने किया था, ठीक है ना। तो 370 को हटा दिया था और उस पर बहुत विवाद भी हुआ था, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये इसका आंसर होगा ए। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज डिवाइडेड इनटू, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितने पार्ट में डिवाइडेड है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितने पार्टों में डिवाइडेड है? तो कितने पार्ट हैं इसके 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक तो आपके होंगे जनरल कॉन्ट्रैक्ट और एक होंगे आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। जनरल कॉन्ट्रैक्ट तो आप समझते हैं, जो सामान्य तौर पे सभी लोग, मतलब 2 पक्षों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो 2 पक्षों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट सामान्य तरीके से होते हैं, जनरली होते हैं, है ना। आप सुबह को जाएंगे, आप जो है दुकान से गए पार्ले जी लेने, तो आपके और दुकानदार के बीच में भी कॉन्टैक्ट हो जाएगा, जो डे टू डे होते हैं। और एक स्पेशल कॉन्टैक्ट होते हैं जो स्पेशली, मतलब 2 पार्टियों के बीच में स्पेशली होते हैं। जैसे कि मैं आपको नाम दूँ, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है ना, बेलमेंट का भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, बेलमेंट है, इंडेमनिटी है, ठीक है ना, गारंटी है और प्लेज है। तो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इस तरह से हमने 2 पार्टों में बांट रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। नेक्स्ट है सेक्शन रिलेटेड टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट आर। तो जनरल प्रिंसिपल जो लागू होते हैं, जनरल प्रिंसिपल, देखिए जो जनरल प्रिंसिपल हैं मैं आपको बता दूं, तो इसमें ना आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हमने 4 पार्टों में बांट रखा है। ये पहले ना बड़ा वाइडर था, बहुत बड़ा था। 1872 जो कॉन्ट्रैक्ट था बहुत बड़ा था, है ना। तो पहला ये किस तरह से था मैं आपको बता दूं। 1 to 17 तो जनरल प्रिंसिपल से संबंधित था, जनरल प्रोविजंस दे रखे थे, प्रिंसिपल दे रखे थे इसमें, ठीक है ना।
और 76 टू 123 ये आपका था कौसा से सौगा। सौगा मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब ये सौगा यानी कि गुड्स की जो आप गुड्स का आप जब सेल परचेज करते हैं तो पहले उसके लिए सेपरेट एक्ट नहीं था, ये तो सौगा यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ये तो बाद में बना है। पहले इसको जो गवर्न करता था वो आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 वो ही करता था, और उसके सेक्शन थे 76 टू 123 यानी कि 76 से लेकर 123 तक जो सेक्शंस थे इस एक्ट के उनको कर दिया आप रिपील, और उनको रिपील करके इसके जो प्रोविज़न है वो डाले गए, एक नया एक्ट बनाया गया 1930 में, और फिर उसमें जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविज़न उसमें डाले गए। अब इसमें ये सेक्शन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे इस एक्ट में, ठीक है। एक था आपका जो 124 टू 238 ये थे आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में, ठीक है ना। तो इस पर जो है आपके स्पेशल प्रिंसिपल लागू होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, किन पर? बेलमेंट पर, इंडेमनिटी पर, प्लेज पर, गारंटी पर, ये चारों पर। और फिर उससे आगे 238 टू आगे जो दे रखा था वो दे रखा था आपका पार्टनरशिप का। तो पहले पार्टनरशिप को भी ये वाला एक्ट ही देखता था, लेकिन फिर पार्टनरशिप ये वाली जो आपके सेक्शन है इनको भी यहाँ से रिपील कर दिया गया, और इसके लिए एक नया एक्ट बना दिया गया पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका आंसर होगा जनरल प्रिंसिपल। अगर वो कहता है स्पेशल प्रिंसिपल कहाँ लागू होते हैं तो वो आपके ये हो जाते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए जी, 4A कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। 4A कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट कैसा है बताएं मुझे। एग्रीमेंट कंपलसरी है भाई, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, है ना। बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, बट बिना कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट हो सकता है। तो आई होप समझे गए होंगे आप। अगर आपको किसी से कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको एग्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो इसका मैं प्रोसेस थोड़ा सा आपको बता दूं। सबसे पहले क्या होता है, ऑफर होता है, प्रपोजल होता है, फिर उसको एक्सेप्टेंस किया जाता है, ठीक है ना। फिर उसमें दो पार्टी होती हैं, प्रोमाइजी और प्रोमाइज़र, ठीक है ना। प्रोमाइजी और प्रोमाइज़र होता है, फिर उसमें कंसिडरेशन होता है, और इन सब को मिला के क्या बन जाता है, वो बन जाता है एग्रीमेंट, है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जो है आपका दो तरह का होता है, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट हो सकता है, और वो एग्रीमेंट बन जाता है, और रेसिप्रोकल हो सकता है, ठीक है ना, और आपका विदाउट रेसिप्रोकल हो सकता है एग्रीमेंट। और फिर जब हम एग्रीमेंट में एनफोर्सेबल बाय लॉ कर देते हैं, जब कोई समझौता हुआ और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, तो फिर वो क्या बन जाता है, फिर वो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कह रहा है कि 4A कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट इज कंपलसरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कंपलसरी और नेसेसरी में अंतर होता है, आवश्यक में और अनिवार्य में, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, कभी आप इसमें फंस जाएं, ये ऑप्शन नहीं होगा। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी। अगर कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो वॉइड होगा, व्यर्थ होगा। अब ध्यान देंगे। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत ही आपको डीपली बातें बताने जा रहा हूँ। एक तो होता है वॉइड एग्रीमेंट, और एक होता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक वॉइड एग्रीमेंट होता है और एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और मैं अगर थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं, एक होता है आपका इल्लीगल एग्रीमेंट,
ठीक है, इनलीगल एग्रीमेंट और होता है, और एक वॉइड एग्रीमेंट होता है, एक इनलीगल एग्रीमेंट होता है, और एक एग्रीमेंट और होता है कौन सा, वॉइडेबल एग्रीमेंट। ठीक है, एक वॉइडेबल एग्रीमेंट होता है। ये 3 एग्रीमेंट आपको दिख रहे हैं। अब देखिए, अगर आपको ये पूछे कोई, जैसे मान लो आप बीकॉम करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और फिर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वॉइड एग्रीमेंट में और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अंतर बताओ, तो आप क्या जवाब देंगे? अब इसको अगर आपने हमारा डिटेल वीडियो देखा है ना, तो वहाँ आपको इसका बहुत ही अच्छे से जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना, वहाँ से आप बहुत अच्छी चीज़ों को सीख सकते हैं, है ना। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा तो चलो बता ही देता हूँ, फिर भी यहाँ पर देखो, वॉइड एग्रीमेंट वो होता है, कोई एग्रीमेंट हुआ, इन दोनों में भी अंतर है, इलीगल एग्रीमेंट में और वॉइड एग्रीमेंट में भी अंतर है, अलग अलग है दोनों। देखिए, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, मान लीजिएगा एक मिस्टर ए हैं, इन्होंने बी से कहा कि मुझको तुम 10,000 रुपये दे दो, मुझे अपने पिताजी की अपने पिताजी का ट्रीटमेंट कराना है। इसने 10,000 रुपये दे दिए, ठीक है। अब ये 10,000 रुपये लेके गया सी के पास में, और इसने सी से कहा कि तुम एक काम करो, मैं तुमको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, मैं तुमको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, और तुम जो है डी की पिटाई कर दो, ठीक है। ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज देखिए फिर बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं वॉइड एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। अब इसने 10,000 रुपये इसको दे दिए, राइट। अब इसने 10,000 रुपये सी को दे दिए। अब सी ने ए की पिटाई नहीं की, सी ने डी की पिटाई नहीं की। अब इससे 10,000 रुपये इसने ले लिए ए से, ठीक है। ये 10,000 रुपये तो ले लिए, लेकिन इसने इसकी जो काम जिसके लिए एग्रीमेंट हुआ था, पहले तो उसने बोल दिया कि मुझे तुम 10,000 रुपये दे दो, मैं सही है डी की पिटाई कर दूंगा। अब इसने 10,000 रुपये बी से लिए थे, और क्या कह के लिए थे कि मेरे पिताजी बीमार है, मुझे 10,000 रुपये दे दो, है। और इसने 10,000 रुपये लेकर के सी को दे दिया, और सी से ये एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, तुम डी की पिटाई कर दो, और इसने 10,000 रुपये दे भी दिए इसको। अब सी ने क्या करा कि सी ने डी की पिटाई तो नहीं की और 10,000 रुपये रख लिए। अब मुझे बताओ, या ए जो है ये जो है पुलिस में जाकर, यानी कि थाने में जाकर इस तरह की एफआईआर कर सकता है कि मैंने सी को रुपए दिए थे 10,000 रुपये, तो वो बोलेंगे क्यों दिए थे कि डी की पिटाई करने के लिए किए थे, और उसने उसकी पिटाई नहीं की, और 10,000 रुपये वो मुझे नहीं दे रहा है। तो इसके लिए वो क्या नहीं कर सकता, वो इसके लिए कंप्लेंट नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन देखो, बी तो कर सकता है, बी कहेगा थाने में जाके कि देखो मैंने ए को 10,000 रुपये दिए थे, इसके पिताजी, इसने कहा था पिताजी बीमार है और ये मेरे 10,000 रुपये नहीं दे रहा, तो फिर क्या होगा, फिर इसको देने पड़ेंगे, यानी कि ये तो एनफोर्सेबल हो गया ना। यानी कि बी तो कानूनी रूप से ए से पैसे अपने वापस ले सकता है, लेकिन सी से ए वापस नहीं ले सकता, क्योंकि इन्होंने जो है एग्रीमेंट जो था वो गलत तरीके से, मतलब किसी की पिटाई करने के लिए आप ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब ये तो है आपका वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है ना। और मैं आपको एग्जांपल दे के बताऊँगा, तब आपको समझ में आएगा। दूसरा मैं ऐसा ही एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो ये मिस्टर ए है, ये बी है, और यहाँ पर सी है, और ये डी है। अब ए ने कहा बी से कि मुझको 10,000 रुपये दे दो, तो बी ने कहा क्यों, कि 10,000 रुपये आप मुझे दे दो, मैं जो है सी को दूंगा। कि क्यों दूंगा, बी ने पूछा कि क्यों दोगे आप सी को रुपये, कि मुझे ना डी की पिटाई करानी है, ठीक है। बी ने जो है इसको 10,000 रुपये दे दिए, ठीक है दे दो, कोई बात नहीं, कराओ पिटाई इसकी, ठीक है। अब इसने इसको 10,000 रुपये दे दिए, और फिर इसने क्या करा कि 10,000 रुपये तो रख लिए, बट इसकी पिटाई नहीं की। अब देखो, ये हो गया इल्लीगल एग्रीमेंट। इल्लीगल एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जो मेन एग्रीमेंट है ए और सी के बीच में, एक मेन एग्रीमेंट है, ठीक है ना, और ए और बी के बीच में भी एक एग्रीमेंट है। पर आपको ध्यान देना है कि जो मेन एग्रीमेंट है उसके साथ उसका कोलेटरल जो एग्रीमेंट है वो भी यहाँ पर इलीगल है। यहाँ पर लीगल है भाई, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके पिताजी अगर बीमार हैं तो पैसे दे सकता है, लेकिन यहाँ पे इस पार्टी को पता है कि मैं जो 10,000 रुपये दे रहा हूँ ना, वो ए के लिए जो दे रहा हूँ वो ए सी को देगा और सी उसकी पिटाई करेगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो है
ये भी वॉइड हो गया और ये भी वॉइड हो गया, ठीक है ना। जब कोई मेन एग्रीमेंट के आसपास के एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएं तो उसको कहते हैं हम इलीगल एग्रीमेंट। और अगर मान लो एक मेन एग्रीमेंट है लेकिन उसके आसपास के, उनको कहते हैं कोलेटरल एग्रीमेंट। वो कोलेटरल एग्रीमेंट तो वैध हैं, यानी कि लीगल हैं, तो इसको कहेंगे वॉइड एग्रीमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें और बता दो थोड़ा सा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, जैसे मान लो अभी आप आज कितना डेट हो गया? आज डेट हो गया आपका 2 मई। तो आपको पता है 2 मई हो गया। अब आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति है ना, युद्ध की स्थिति है। मान लीजिएगा पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने इंडिया के किसी व्यापारी से कहा कि भाई हमको जो है ना 1 ट्रक आलू चाहिए। अब इंडियन गवर्नमेंट ने तो क्या कर दिया, 1 महीने पहले कहा था। भाई थोड़ा छोटा मोटा तो व्यापार होता था ना, अब से पहले अटारी बॉर्डर अब से पहले खुला हुआ था, तो छोटा मोटा व्यापार कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब से ये पहलगांव वो हुआ है तब से तो बिल्कुल बॉर्डर ही बंद है। तो अब मान लो 1 महीने पहले ऑर्डर दिया था पाकिस्तान के किसी बंदे ने भारत के किसी व्यापारी को कि हमको 1 ट्रक जो है आलू चाहिए, है ना, आलू चाहिए। अब इंडियन गवर्नमेंट ने लगा दिया रोक। तो ये जो एग्रीमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट था पहले तो, है ना। तो अब लेकिन ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि ऐसे एग्रीमेंट जो प्रारंभ में तो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कराया जा सकता हो, देखो प्रारंभिक अवस्था में तो वो कॉन्ट्रैक्ट था। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब बना? जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि अटारी बॉर्डर बंद होने जा रहा है। तो कुछ परिस्थितियों के कारण जब ऐसा अनुबंध जो पहले जो है लीगल था या जो कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है किन्हीं कारणों से। यानी कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और प्रारंभ में तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ था, लेकिन परिस्थितियों के कारण से जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहता है तो उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, पूरा क्लियर। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, ठीक है, वॉइड। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट इज प्रपोजल, यानी कि प्रस्ताव रखो। अब ध्यान देना, हमारे इंडिया में तो इस प्रस्ताव मतलब समझ रहे हैं, प्रस्ताव को हम इंग्लिश में ऑफर भी बोलते हैं, ऑफर, ठीक है ना। ऑफर और प्रपोजल एक ही बात है, बट इंडिया में हम प्रस्ताव को मतलब इसको हम ऑफर वर्ड का यूज करेंगे, लेकिन इंग्लैंड में जो है ना प्रपोजल की जगह ये ऑफर यूज होता है। तो ये दोनों है एक ही बात। बट आप कह रहेंगे कि आप जो है ये इंग्लैंड वाली कहानी कहाँ से ले आए? देखिए, इंग्लैंड वाली कहानी मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको पता है ना हमारे देश पे शासन किसका था, है ना। कौन ने शासन किया हमारे देश पे? सबसे पहले अंग्रेज़ों ने किया। और जो भी ये एक्ट है ना, अब पता है आपको 1881 में या 1872 की जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये वाली बात जो कर रहे हैं एग्रीमेंट वाली, तो ये जो बने थे जब एक्ट, तब हमारे देश पर शासन किसका था? अरे भाई अंग्रेजों का था। और अंग्रेजों ने ये सब एक्ट बना रखे हैं, इंग्लिश कॉमन लॉ से बने हुए हैं सारे एक्ट, ठीक है ना। तो वहाँ पर इंग्लैंड में जो है वहाँ पर ऑफर वर्ड का प्रयोग किया जाता था, लेकिन समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज करके जो इंग्लैंड में लॉ बनते थे ना उस समय, वो ही इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते थे। उनको इंडिया की जो सिचुएशंस हैं, है ना, उनके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर दिया जाता था। तो एन एग्रीमेंट इज प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। पहले प्रस्ताव रखेंगे, जैसे मान लो ए ने कहा कि मैं अपनी कार 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। किससे कहा? बी से। तो ये क्या है? एक प्रपोजल है ए के बी के समक्ष, ठीक है ना। अब बी अगर ये कह देगा यस मैं खरीद लूँगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक एग्रीमेंट बन जाएगा, है ना। और एनफोर्सेबल वाले लॉ की बात अलग चलेगी। मान लो ये चोरी की हो तो एनफोर्सेबल थोड़ी हो जाएगा। ए ने जो कार बोल रही है कि मैं 1 लाख में बेचना चाहता हूँ और बी उसको परचेज कर ले, ठीक है ना, तो और वो कार हो चोरी की, तो ऐसे एनफोर्सेबल नहीं होगा ना। तो आगे क्या है, अगर इसको आपको एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो फिर आप इसको एनफोर्सेबल बाय लॉ इसको और जोड़ना पड़ेगा,
ठीक है, आई होप आपको आया होगा समझ। क्लियर। एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम, जब भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है, जब भी प्रपोजल को एक्सपेक्ट यानी स्वीकृत कर दिया जाता है तो वो प्रोमाइज बन जाती है ना। प्रोमाइज का मतलब है वचन बन जाता है, वचन, ठीक है ना, वचन बन जाता है। और जो वचन देता है, जो वचन देता है वो होता है प्रोमाइजी, और जो वचन ग्रहण करता है वो होता है, यानी कि जो वचन को, जो वचन देता है ना, जो प्रॉमिस करता है वो होता है प्रोमिजर, और जो वचन को एक्सेप्ट करता है वो होता है प्रोमोसी। याद रखेंगे आप, ठीक है। द सेक्शन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है ना, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट, वो कह रहा है कि सेक्शन ऑफ, कौन सा सेक्शन है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। तो देखिए आप दो बातें याद रखेंगे, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट को 2E में, ठीक है, 2E में, और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को देखो, एग्रीमेंट को एग्रीमेंट को 2E में, और कॉन्ट्रैक्ट को 2H में। अब याद कैसे रखोगे, ऐसे भूल जाओगे, तो मुझे बताओ पहले एग्रीमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है? पहले जी एग्रीमेंट होता है। तो मुझे बताओ ई पहले आता है या एच पहले आता है? ई पहले आता है, तो बात समझ लेंगे। और कोई भी एक्ट है, कोई भी एक्ट में एक्ट है और उसमें अगर किसी की डेफिनेशन दी गई है ना, तो फिर वो डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 में ही दी जाती है, इतना और आप याद रखोगे। तो यहाँ हमसे पूछा है कॉन्ट्रैक्ट का, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? क्लियर है आप लोगों को? बताइए। नेक्स्ट, मैक्सिमम पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी, मैक्सिमम पार्टी कितनी हो सकती हैं? मैक्सिमम पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में अधिकतम कितनी पार्टी हो सकती हैं? ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितनी अधिकतम पार्टी हो सकती हैं? तो एक तो देखो मैक्सिमम की बात करी है उसने, ठीक है, तो कितनी पार्टी हो सकती है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? तो 2 पार्टी हो सकती हैं या 4 पार्टी हो सकती हैं, बताएं, ठीक है ना। कितनी पार्टी हो सकती हैं? तो एक कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टी हो सकती हैं? 2, मिनिमम तो 2 होनी चाहिए, और अधिकतम पूछा है उसने, ठीक है ना, तो अधिकतम तो कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, अधिकतम तो कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एनी, कितनी भी, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज, एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिना कंसिडरेशन के, देखो कॉन्ट्रैक्ट जो है बिना उसमें कंसिडरेशन में यानी कि प्रतिफल के, वो क्या हो सकता है? वैलिड हो सकता है, वॉइड हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है बताएं? तो देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो वैलिड हो सकता है या वैलिड हो सकता है, या वॉइड हो सकता है, या इनवैलिड हो सकता है, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए?
ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, बिना प्रतिफल के एक कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है? बिना उसके किस किस तरह से, मतलब हमें देखना है, ध्यान दो। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमसे वो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है या फिर वो एग्रीमेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर प्रतिफल नहीं है तो वो वॉइड होगा। वॉइड मतलब व्यर्थ होगा। दो बात याद रखेंगे आप, एक तो वॉइड होता है और एक वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल, ठीक है। तो अगर कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिफल ही नहीं है तो वो वॉइड होगा, व्यर्थ होगा, ठीक है। यानी कि आप उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं करा सकते अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? द एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक एग्रीमेंट है और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल सही से लग रहा है स्टेटमेंट। तो एवरी एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो हमें आगे भी चलना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बोथ ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव, तो पहला ही स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है ना, पहला ही स्टेटमेंट सही है। और देखिए एग्जाम में जाएं जब आप, तो सारे ऑप्शंस को जरूर पढ़ें। एक ऑप्शन पढ़ करके आप आंसर ना करें तो बेटर होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, नल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट विच इज enforceable at the option of one party, enforceable at the option of both the party, enforceable at the option of the court, और not enforceable under any circumstances। किसी भी परिस्थिति में उसको enforceable नहीं कराया जा सकता। तो इसने कहा है नल, ठीक है ना, नल और वॉइड, ठीक है, नल एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नल है या वॉइड है यानी कि व्यर्थ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? मेरे ख्याल में इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए आपका डी, ठीक है। अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नल है या वॉइड है तो नॉट बी एनफोर्सेबल अंडर एनी सरकम स्टेंस, किसी भी सरकम स्टेंस में उसको आप एनफोर्सेबल नहीं करा सकते, ठीक है, अगर वो नल है और ये है। ठीक है,
तो ये आपका आंसर होना चाहिए इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। नॉट एनफोर्सेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ये बताया था हमने, और ये आपका आंसर होगा करेक्ट। ऑप्शन ऑफ वन पार्टी नहीं, ये वन पार्टी के ऑप्शन पे तो वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा ना जी, वॉइडेबल हो जाएगा, है ना। एक पक्ष के आधार पर, एक पार्टी के आधार पर अगर उसको हम एनफोर्सेबल करा दें तो ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज दैट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीविट पार्टी, एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोथ द पार्टी, नहीं ये तो नहीं होगा। नॉट एनफोर्सेबल थ्रू द कोर्ट ऑफ द लॉ, और ये कह रहा है कि ऑप्शन ऑफ एग्रीविट पार्टी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज दैट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी कह सकते हैं आप, या एग्रीव्ड पार्टी कह सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर, क्लियर है। वॉइड में और वॉइडेबल में आप समझ लेंगे अंतर। ठीक है, यानी कि वॉइड वो होता है जो कोई भी पार्टी उसको एनफोर्सेबल नहीं करा सकती, है ना, और वॉइडेबल वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको क्या कराया जा सकता है, जिसको एनफोर्सेबल कराया जा सकता है, एनफोर्सेबल कराया जा सकता है, ये बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज नॉट द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड ऑफर, ठीक है, वैलिड ऑफर। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड ऑफर, यानी कि वैलिड वैध ऑफर के लिए, ऑफर यूज कर लिया है प्रपोजल की जगह, ठीक है ना। व्हाट इज नॉट लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड ऑफर, एक वैलिड ऑफर के लिए वैधानिक रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर टू ऑफरी, यानी कि जिसने ऑफर दिया है, मेकिंग ऑफर टू ऑफरी विद ए व्यू टू ऑब्टेन असेंट मस्ट एक्सप्रेस ऑफरर्स फाइनल willingness, offer must be made to a specific person and not to public at large। ये कह रहा है कि एक वैलिड ऑफर के लिए ठीक है, एक वैलिड ऑफर के लिए
वैधानिक रिक्वायरमेंट आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? ऑफर मस्ट बी मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन एंड नॉट टू ए पब्लिक एट लार्ज। जो ऑफर है वो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो, ना कि एक पब्लिक के लिए, नॉट टू पब्लिक एट लार्ज, एक बड़ी पब्लिक के लिए, ठीक है ना। तो दैट इज नॉट लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ए लीगल ऑफर। लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड ऑफर, सॉरी, वैलिड ऑफर के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज नॉट लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि कौन सी वैधानिक आवश्यकता नहीं है ऑफ ए वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर के लिए क्या वैधानिक आवश्यकता नहीं है? तो आवश्यकता ये नहीं है कि जो ऑफर मस्ट बी मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन एंड नॉट टू पब्लिक ए लार्ज, ठीक है, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर बाय ऑफरी, जो ऑफर दिया है ऑफरी ने, ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर बाय ऑफरी, जो ऑफरी ने मतलब ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर बाय ऑफरी, जो स्वीकृति है एक ऑफर की, जो स्वीकृति है वो ऑफरी के द्वारा, द एक्सेप्टर बिकम बाउंड बाय द एक्सेप्टिंग द ऑफर। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बाउंड हो जाएगा। द ऑफरर बिकम बाउंड एज हिज टर्म एज एक्सेप्टेड, बोथ द ऑफर एंड ऑफरी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए किसी ने ऑफर दिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। राम ने कहा कि मैं अपना घोड़ा 10,000 में बेचना चाहता हूँ, ये ऑफ़र है, और श्याम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या होगा, बोथ ऑफरर और ऑफरी, ऑफ़र जिसने प्रपोजल रखा था और ऑफरी जिसने उसको स्वीकार किया था, वो दोनों क्या हो जाएंगे, बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस ऑफ ए, यानी कि एक ऑफर का एक्सेप्टेंस होते ही जो ऑफरी ने जो एक प्रपोजल रखा था उसके एक्सेप्टेंस होते ही दोनों, कौन, ऑफर और ऑफरर और ऑफरी दोनों ही क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। यानी कि वो फिर अपने अपना जो उन्होंने वचन दिया है ना, प्रॉमिस किया है, उन दोनों को पूरा करने के लिए बाध्य होंगे। व्हाट इज़ नॉट द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। तो एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कम्युनिकेशन ऑफ द, यानी कि ये पता क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है लीगल रिक्वायरमेंट नॉट एक वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी कि जो स्वीकृति होती है उसकी वैध स्वीकृति के लिए क्या वैधानिक आवश्यकता नहीं है। तो कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, एक्सेप्टेंस इज परस्यूम्ड फ्रॉम द साइलेंस if not communicate within specified time। acceptance is presumed from silence if, यदि not communicate within specified time, अगर आपने एक विशेष समय पर कम्युनिकेट नहीं किया तो एक्सेप्टेंस इज परज्यूम फ्रॉम साइलेंस, तो शांत रहना, चुप रहना भी आपकी स्वीकृति माना जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसकी लीगल, यानी कि ये कह रहा है कि एक आप वैधानिक, यानी कि एक वैध जो है आप स्वीकृति किसको कहेंगे, है ना। यानी कि एक वैध स्वीकृति के लिए किस लीगल रिक्वायरमेंट नहीं की आवश्यकता नहीं है, वैध
यानी कि लीगल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है। किस वैधानिक स्वीकृति के लिए लीगल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है? क्या आवश्यकता नहीं है? तो ये आवश्यकता नहीं है कि एक्सेप्टेंस इज परज्यूम फ्रॉम साइलेंस इफ नॉट कम्युनिकेटेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, तो अब देखो इसमें कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। मस्ट बी एक्सपेक्टेड बाय ए पर्सन हु हैज़ द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ए मेक्स एन ऑफर टू बी टू सेल हिज हाउस फॉर 1 lakhs ऑन 1 January 2015। ठीक है, बी रिसीव्स द लेटर ऑन 5 Jan। ठीक है ना, देखो ए मेक एन ऑफर टू बी, ए ने बी से के सामने एक ऑफर रखा, सेल टू हिज, मैं अपना मकान आपको 1 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, और 1 जनवरी 2015 को ये बात कही। बी ने रिसीव किया लेटर 5 जनवरी को, 1 जनवरी को उसने दिया होगा, 5 में उसने रिसीव किया है। अब बी सेंड हिज एक्सेप्टेंस, और बी ने अपनी सहमति दे दी 6 जनवरी को, है ना। 1 जनवरी को लेटर लिखा गया, 5 जनवरी को उसके पास में पहुंचा, 6 जनवरी को उसने कह दिया कि हाँ मैं अपना मतलब आपका मकान खरीदने को तैयार हूँ। इट रीच ए ऑन, अब 10 जनवरी को ए के पास में पहुंच गया। व्हाट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट। तो ऑफर कंप्लीट कब माना जाएगा, कब माना जाएगा ऑफर कंप्लीट? जब वो बी को रिसीव हो गया है, जिस डेट में बी को वो रिसीव हुआ है। ए, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। एक व्यक्ति है, उसका एक मकान है, उसने उस मकान को बेचना है, और उस मकान को 1 लाख रुपए में बेचना है, और वो मकान बी को बेचना है। ठीक है, बी के सामने ऑफर रखा गया है। ए का मकान है, 1 लाख में बेचना चाहता है बी को, और उसने एक लेटर लिखा 1 जनवरी को लिखा, 5 जनवरी को बी के पास में पहुंचा, 6 जनवरी को उसने उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया, और फिर जो है उसको सेंड कर दिया, और ए के पास में 10 जनवरी को पहुंचा। तो अब बताएं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन मतलब कब माना जाएगा? तो ये माना जाएगा जब भी बी ने उसको लेटर को पढ़ लिया है, यानी कि कब पढ़ा है? जब भी रिसीव कर लिया है, यानी कि 5 जनवरी को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, नेक्स्ट, ए मेक्स एन ऑफर टू बी बाय लेटर टू सेल हिज हाउस फॉर इतना 1 मार्च। ये लेटर रीच बी ऑन 5th March। बी सेंड द लेटर एक्सेप्टेंस 7th March, है ना। ए रिसीव लेटर एक्सेप्टेंस 12th March, है ना। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट ए। तो ए है, ए के पास में एक क्या है, हाउस है, वो हाउस को बेचना चाहता है। ए हाउस है, बी को बेचना चाहता है। 1 मार्च को उसने लेटर लिखा, 1 लाख में बेचना चाहता है। लेटर बी के पास में 5 जनवरी को पहुंचा, 5 जनवरी को पहुंचा ना, ठीक है। और बी ने फिर एक लेटर लिखा कि हाँ साहब मैं तुम्हारा मकान मतलब ख़रीद लूँगा, और 7 जनवरी को उसने एक लेटर लिखा, और वो जो है 12 मार्च को, पहले वाला क्वेश्चन याद आ रहा है, 12 मार्च को उसको मतलब ए को वो लेटर मिला कि बी, और ए को पता चला कि बी मेरा मकान 1 लाख में ख़रीदना चाहता है। तो व्हेन इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट ए। तो ए के अगेंस्ट कब वो कंप्लीट माना जाएगा? तो वो कब माना जाएगा? जब ए ने उसको रिसीव कर लिया है।
कंप्लीट की बात करिए, कम्युनिकेशन कंप्लीट जब माना जाएगा जब उसने 12 मार्च को रिसीव किया है ना। एक्सेप्टेंस का, स्वीकृति का लेटर उसने 12 मार्च को प्राप्त किया है, तो 12 मार्च को वो कंप्लीट माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। ए सेंड ए लेटर ऑफर टू बी, देखो उस क्वेश्चन में सिचुएशन अलग थी, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है कंप्लीट, और उसमें क्या पूछ रहा था, वो पूछ रहा था कम्युनिकेशन, केवल कम्युनिकेशन किसका, एक्सेप्टेंस का, ऑफर का, सॉरी, कंप्लीट ऑफर, ऑफर कंप्लीट, ऑफर कंप्लीट कब माना जाएगा। उसने बोला मैं मकान बेचना चाहता हूँ, बी के पास में आया, बी ने जब भी उसको पढ़ लिया, ठीक है ना, जब भी वो रिसीव हो गया वो ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द ए, तो जब भी वो ए इसको प्राप्त कर लेगा तभी वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए सेंड ए लेटर ऑफ ऑफर टू बी, एक लेटर लिखा, बी को ऑफर किया, और सेल हिज स्कूटर, स्कूटर अपना बेचना चाहता है वो। 1 मार्च को लेटर रीच, 5 मार्च को लेटर पहुंचा, ठीक है, और लेटर सेंड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और 7 मार्च को फिर उसने, देखो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, स्कूटर है, और उसने जो है 1 मार्च को लेटर लिखा, लेटर लिख दिया। अब लेटर पहुंचा बी के पास में 5 मार्च को, 5 मार्च को लेटर पहुंचने के बाद, लेटर पहुंचेगा, वो पढ़ेगा उसको, है ना। फिर बी ने क्या किया, उसको एक्सेप्टेंस किया, और 7 मार्च, ठीक है, और ए रिसीव द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 15 मार्च, ठीक है, एक्सेप्टेंस किया और 7 मार्च को एक लेटर लिखा, और वो जो लेटर लिखा 7 मार्च को उसको सेंड मतलब किया लिख करके, तो वो 15 मार्च को, है ना, पहुंचा। तो अप टू व्हाट डेट ए कैन बी रिवोक हिज ऑफर विच इज वैलिड, अप टू दैट डेट ए कैन रिवोक हिज ऑफर विच इज वैलिड, तो वो ए जो है अपना रिवोक कर सकता है अपने ऑफर को, तो वो कब तक वैलिड है, जब तक वैलिड है, ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ये आंसर होगा इसका। 5 मार्च को मान लो ए के पास में स्कूटर है, वो स्कूटर जो बेचना चाहता है बी को, तो बी के समक्ष उसने ऑफर रखा, ऑफर रखने के लिए उसने क्या करा कि 1 मार्च को एक लेटर लिखा, है ना, 1 मार्च को एक लेटर लिखा, लेटर बी के पास में पहुंचा 5 मार्च को, ठीक है, और फिर उसने 7 मार्च को एक लेटर लिखा, और वो पहुंचा 15 मार्च को ए के पास में। अब वो ये कह रहा है कि ये जो ए है, अगर वो चाहे कि मैं अपना स्कूटर बी को नहीं बेचना चाहता, तो वो उस ऑफर को कैसे, कब तक रिवोक कर सकता है, तो वो जो है 5, यानी कि जैसे ही उसने लेटर सेंड किया ना, उसके पास पहुंचने से पहले पहले उसको रिवोक कर सकता है, यानी कि 5 मार्च से पहले पहले, 4 मार्च को, यानी कि ये रिसीव करने से पहले अगर वो उसको मतलब तोड़ना चाहे, ऑफर को रिवोक करना चाहे, तो वो तोड़ सकता है अप टू 15 मार्च 2014 को। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मान लीजिए, समझो, मैं एक एग्जाम्पल से आपको और बता देता हूँ। मान लीजिएगा ये ए है, और ये जो है अपना स्कूटर बेचना चाहता है, बी को स्कूटर बेचना चाहता है, इसने ऑफर रख दिया कि मैं अपना स्कूटर 10,000 में बेचना चाहता हूँ, ठीक है, बेचना चाहता हूँ। अब इसने ये लेटर लिख दिया 1 मार्च को ही मान लो, चलो 1 मार्च को लेटर लिख दिया कि जी मैं अपना जो है आपको स्कूटर 10,000 में बेचना चाहता हूँ, और वो एकदम से तो पहुँच नहीं जाएगा, बाई पोस्ट गया लेटर, और वो 5 मार्च को पहुँचता है। अब मान लो ए के पास में सी आता है, वो कहता है यार मैं तुम्हारा लेटर ये स्कूटर जो है 15,000 में खरीद लूँगा, और अभी अगर 4 मार्च हुई है,
तो वो इसको मतलब रिवोक कर सकता है। वो तुरंत अपना फ़ोन करके या कैसे भी करके उसको बता दे कि साहब मैं आपको अब स्कूटर ये 10,000 का नहीं बेच पाऊँगा। लेकिन अगर उसने उसको प्राप्त कर लिया लेटर को और उसने उसको पढ़ लिया और समझ लिया, ठीक है ना, लेटर यानी कि उसको रिसीव हो गया, तो फिर वो अपने ऑफ़र को नहीं कैंसिल कर सकता, रिवोक नहीं कर सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना आप तो, राइट। चलो द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय बी शुड बी डन एज अगेंस्ट ए बिफोर दैट what that which is valid. Revocation of acceptance by A should be done as against A before what date which is valid. अच्छा, इसी से संबंधित दिया है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन से संबंधित ये है कि ये तो रिवोक कर सकता है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन बी ने उसको स्वीकृत कर लिया। अब वो उसको कब तक रिवोक कर सकता है तो समझो, अब पूरी कहानी बतानी पड़ेगी इसमें भी। देखो 1/3/2014 को एक लेटर लिखा गया, हाँ जी लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? ए के द्वारा लिखा गया। किसको लिखा गया? बी को लिखा गया। मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ इसमें ये चीज़ कि स्कूटर बेचना चाहता है, स्कूटर बेचना चाहता है 10,000 का। ए ने बी को 1 मार्च को लेटर लिखा और वो कह रहा है लेटर में कि मैं आपको अपना स्कूटर 10,000 में बेचना चाहता हूँ। ठीक है, 10,000 में बेचना मैं आपको चाहता हूँ। लेटर लिख दिया। अब लेटर पहुँच गया 5 मार्च तक। 5 मार्च तक किसके पास में? बी के पास में। बी के पास में। अब लगा बी को यार स्कूटर ले लो, अच्छा है स्कूटर तो, है ना, उसका मैं देखता हूँ, है ना, लेटर के थ्रू वो कम्युनिकेट किया जा रहा है, बट उसने स्कूटर को देख रखा है, उसने कहा चलो ले लो स्कूटर, ले लेते हैं। अब उसने क्या करा, उसने जो है लेटर एक्सेप्ट कर लिया और 7 मार्च को एक लेटर लिख दिया कि मैं जो है आपका स्कूटर लेना चाहता हूँ। 7 मार्च को उसने लेटर लिख दिया, ठीक है, लेटर लिख दिया 7 मार्च को कि मैं आपका स्कूटर ले लूँगा। अब वो लेटर पहुँच रहा है 15 मार्च में पहुँचेगा, ऐसा मतलब एक अनुमान है 15 मार्च तक पहुँच जाएगा, है, या 15 मार्च में पहुँचा। अब बी को आया समझ में, यार एक स्कूटर है डी का और वो तो 8,000 में ही दे रहा है, उससे बढ़िया कंडीशन का है। तो फिर वो रिवोकेशन कब कर सकता है? तो बी रिवोकेशन कर सकता है कि 15 मार्च से पहले पहले, 15 मार्च से पहले पहले, यानी कि अगर ये इसने अपनी एक्सेप्टेंसी दे दी कि हाँ मैं स्कूटर खरीदूंगा और लेटर उसके पास में, ए के पास में पहुंच गया और उसने 15 तारीख में अपना उसको मतलब देख लिया कि हाँ इसने मतलब ये कह दिया है कि मैं ख़रीद लूँगा, तो फिर आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, लेकिन 15 मार्च तक आप इसको रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ए नहीं तो बोला, बी ने तो बोला था कि हाँ मैं खरीद लूँगा, तो स्वीकृति किसने दी? बी ने दी, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये होगा इसका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, द सेक्शन ऑफ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज। तो कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट करने की जो क्षमता है वो कौन से सेक्शन में बताई गई? सेक्शन 11 में बताई गई है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन व्यक्तियों में कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। पहला तो अनसाउंड माइंड का ना हो, सॉरी साउंड माइंड का हो, अनसाउंड माइंड का ना हो। दूसरा वो ड्रिंकर ना हो, यानी कि दारू वगैरह उसने पी नहीं रखी हो, कोई नशा नहीं कर रखा हो, शराबी ना हो, ठीक है ना। और तीसरा माइनर ना हो। तो उन लोगों में क्या होती है? कैपेसिटी होती है टू कॉन्टैक्ट करने की, उनमें कैपेसिटी होती है और उसको सेक्शन 11 में बताया गया है। आई होप आपको समझ में आएगा। द सेक्शन रिलेटिंग टू ए पर्सन ऑफ साउंड माइंड इज। साउंड माइंड वाले पर्सन को कौन सेक्शन में बताया गया है? 12 में। तो समझो ना, पहले मैंने बोला कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट, यानी कि कॉन्टैक्ट करने के लिए कैपेसिटी, कौन लोग में कैपेसिटी होती है? एक तो वो साउंड माइंड का हो, दूसरा वो शराबी ना हो, और तीसरा वो मेजर हो यानी कि माइनर ना हो। तो इनमें
इस कैपेसिटी को बताया गया है 11 में। अब साउंड माइंड का हो उसको बताया गया है 12 में। किसको आप साउंड माइंड का कहेंगे, ठीक है। माइनर, ए माइनर, तो मैंने ये सेक्शन भी आपको बता दें, साउंड माइंड को यानी कि अनसाउंड माइंड का ना हो, यानी कि साउंड माइंड का हो, साउंड माइंड का हो, वो उसके अंदर कैपेसिटी होगी एक कॉन्टैक्ट करने की, ठीक है ना। ए माइनर बाइंड, खुद से तो कोई बाइंड होता नहीं है ना। ए माइनर बाइंड्स अदर्स, ठीक है ना, अदर्स। तो ए माइनर बाइंड जो होता है वो अदर से होता है। ठीक है, एक जो माइनर होता है वो एक माइनर अदर से बाइंड तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आंसर कैसे। ये आंसर गलत दिया हुआ है, खुद से तो कोई भी बाइंड नहीं हो सकता, लेकिन अदर से नहीं, नन आएगा, कोई नहीं। ए माइनर बाइंड नन, किसी से भी माइनर बाइंड नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्रीमेंट विद ए माइनर इज, एग्रीमेंट विद ए माइनर इज वॉइड होता है। एग्रीमेंट से अगर आप एग्रीमेंट विद ए माइनर इज, अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया माइनर से तो वो वॉइड होता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ वो वॉइड होता है, ठीक है, ये सही है। ठीक है ना, तो वॉइड होता है। अगर आपने माइनर, माइनर समझते हैं, माइनर, माइनर कहते हैं जिसकी एज 18 वर्ष से कम हो, है ना। लेकिन अगर समझो किसी एक बच्चा है ए, उसके माँ बाप माता पिता हैं, तो अगर उसकी एज 18 या 18 वर्ष से कम है तो वो माइनर होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा है ना, और उसके माता पिता नहीं है, तो उसको माइनर माना जाएगा 21 साल तक, यानी कि 3 साल तक जो है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं है इसलिए, ठीक है ना। तो ये होगा आपका वॉइड। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ पर्सनस ऑफ अनसाउंड माइंड, किसको आप अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में, है ना, निम्नलिखित में से कौन नहीं आएगा, अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इडियट्स, ड्रिंकर्स, लैंकेट्स और एलाइन एनेमी। तो अनसाउंड माइंड, इडियट है ना, इडियट जो होता है ना, ड्रंकर जो दारू वगैरह पी के रहते हैं, है ना, और इडियट बदतमीज जो मतलब, है ना, तो ये जो है अनसाउंड माइंड के होते हैं। लेकिन एलाइन एनेमी जो होगा वो आपका अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में नहीं आएगा।
competent to enter into a contract is competent to enter into a contract is, ठीक है ना। यानी कि कौन है competent एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश लेने के लिए कौन competent है, कौन योग्य है। तो एक माइनर नहीं, एक लेनिन टैंक नहीं, और ए पर्सन ऑफ साउंड माइंड, एक पर्सन जो साउंड माइंड का है वो एक कॉन्टैक्ट में प्रवेश के लिए योग्य है, कॉम्पिटेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट। इनकम्पिटेंट कौन है इनकम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट करने के लिए कौन कम्पिटेंट है, इनकम्पिटेंट है, अयोग्य है। तो माइनर, बिल्कुल माइनर इनकम्पिटेंट है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, बिल्कुल कोई व्यक्ति जो है अनसाउंड माइंड का है वो भी क्या है, अनकम्पिटेंट है, ठीक है। और डिस्क्वालिफाइड पर्सन बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन बाय स्टेटस, तो ये भी ऑल ऑफ एबव। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी मतलब स्टेटस मतलब है कि संवैधानिक रूप से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है ना, किसी एक्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो वो भी इनकम्पिटेंट है। वो ये कह रहा है कि अयोग्य कौन है, तो एक माइनर जो होगा, माइनर इनकम्पिटेंट होगा, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति इनकम्पिटेंट होगा, और डिस्क्वालीफाई अगर किसी व्यक्ति को किसी संविधान के तहत मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो वो भी इनकम्पिटेंट होगा। व्हाट एज ए पर्सन बिकम कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट, तो क्या एज है, एक व्यक्ति की कौन सी एज है जो उसको कॉम्पिटेंट बनाती है एक कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो 21 वर्ष, ठीक है। तो देखिए 21 नहीं 18 वर्ष, 21 वर्ष भी हो जाता है आंसर। अगर ये कहा जाता कि कोई पर्सन है और उसके माता पिता नहीं है ना, और वो फिर वो कब कॉम्पिटेंट होगा, है कॉम्पिटेंट होगा कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो 21 वर्ष की उसमें, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, एज के बारे में बताया गया है, तो मतलब पेरेंट्स के बारे में कुछ चीज़ नहीं, कोई भी बात नहीं बोली गई है उसके हैं या नहीं है, तो हम 18 वर्ष मानेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इज फेमस व्हाट एन एग्रीमेंट बाय ए माइनर इज void into o, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ फेमस दैट एन एग्रीमेंट बाय ए माइनर इज void, ठीक है। तो मोहारी बावई वर्सेस धर्मोदास घोष, याद रखना आपको, इस केस में होता है, ठीक है। द कॉन्टैक्ट विद ए माइनर फॉर हिज बेनिफिट इज, कॉन्टैक्ट विद ए माइनर, एक माइनर के साथ में कॉन्टैक्ट फॉर हिज बेनिफिट इज, एक आप माइनर के साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेनिफिट, उसके बेनिफिट के लिए तो वो वैलिड होगा। अगर आप किसी माइनर के साथ में कोई कांटेक्ट करते हैं उसके बेनिफिट के लिए, केवल उसका लाभ ही लाभ हो, तो वो वैलिड होगा, ठीक है ना। इसलिए तो पार्टनरशिप का भी एक जो माइनर है, एक बच्चा, अगर बच्चा मतलब मैं बोल रहा हूँ तो वो माइनर ही तो है, तो अगर वो पार्टनरशिप फर्म में साझेदार बनना चाहे तो बन सकता है, लेकिन केवल लाभों के लिए, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट फ्री कंसेंट, अगर कोई मतलब कंसेंट जो है फ्री नहीं है तो वो क्या होगा, वॉइडेबल होगा। यानी कि जो पीड़ित पक्षकार है तो वो उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो
वो कॉन्ट्रैक्ट को मतलब यानी कि एग्रीमेंट को उसको एनफोर्सेबल कराए या ना कराए। एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट फ्री कंसेंट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री कंसेंट का होना यानी कि स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है। लेकिन अगर फ्री कंसेंट नहीं है ना, विदाउट विदाउट बोला ना, अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट किया, ए ने बी के साथ में कोई कॉन्टैक्ट किया है ना, और उसने कहा कि तुम मुझको अपनी कार दो ए से, और तुम मुझे अपनी कार दो, लेकिन ए नहीं कार देना चाहता, बट इसने कोई दबाव बना करके उससे 1 लाख रुपए में वो कार ले ली, ठीक है, और इसकी फ्री कंसल्ट नहीं है, तो वो वॉइडेबल होगा। अगर बी चाहे तो कोर्ट में जाके या कानून में जाके कह सकता है कि देखो इसने मुझ पर इस तरह का एक दबाव बना लिया था और मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मुझे उस समय पर अपनी कार को 1 लाख में बेचना पड़ा था। तो ये एनफोर्सेबल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। ए है ना, और एक बी है। बी के पास में एक कार है, क्या है, कार है, और वो कार अपनी बेचना नहीं चाहता, लेकिन ए कहता है कि तुम इस कार को मुझे बेच दो, और उस पर उसको मतलब कुछ ज़बरदस्ती करके या कुछ भी करके उस कार को ले लेता है ए बी से, और उसको 1 लाख रुपए भी दे देता है, 1 लाख रुपए भी दे देता है। तो यहाँ पर प्री कंसेप्ट तो है नहीं, रुपये भी दे दिए और कार भी ले ली, ठीक है, रुपये भी दिए हैं बट कार भी ली है। लेकिन वो जो कार बेचने वाला है वो चाहता नहीं है 1 लाख में बेचना, उसको ज़्यादा में बेचना चाहता है, लेकिन मजबूरी में उसको देना पड़ा। तो अब ये जो है वॉइडेबल है। अगर बी चाहे तो कोर्ट में जाके 1 लाख रुपए वापस कर दे को और कार अपनी ले ले, और चाहे तो वो सोच ले कि चलो कोई बात नहीं 1 लाख रुपए तो उसने दिए हैं, तो वो यानी कि वॉइडेबल है। इसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इसको एनफोर्सेबल करा सकता है और ना भी करा, ठीक है। विदाउट फ्री कंसल्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेट असाइड बाय एग्रीव्ड पार्टी। जो पीड़ित पक्षकार है, अगर पीड़ित पक्षकार है तो विदाउट फ्री कंसेंट के कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेट असाइड बाय एग्रीड पार्टी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। मिस रिप्रेजेंटेशन इज डन, मिस रिप्रेजेंटेशन इज डन, ये होगा आपका इनोसेंटली, इनोसेंटली होगा, ठीक है, इनोसेंटली होगा। विच ऑफ द एलिमेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द फ्री कंसेंट, कौन से एलिमेंट नहीं हैं इन्फ्लुएंस करते फ्री कंसल्ट के लिए, तो वो है इनकैपेसिटी, ठीक है। देखो ये जो कोर्जन, ये तो इन्फ्लुएंस करता है, फ्रॉड भी करता है ना, और इंडुएंस भी करता है, समझ रहे ना। इसका सेक्शन जो है आपका वो है आपका 15, इसका 16 और इसका 17, और इसका एक और होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, वो है आपका 19। सेक्शन याद रखना है आपको, 15, 16, ठीक है, 17 और 19। तो उसने पूछा है हमसे एलिमेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस द फ्री कॉन्सेप्ट, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, फ्री कंसेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, तो वो है इनकैपेसिटी, ठीक है। ये तो करते हैं तीनों। नेक्स्ट है इन द कंसेंट इज कोज्ड बाय इंड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी, अगर आपने मतलब अनुचित प्रभाव से, उत्पीड़न से, इसको बोलते हैं हम अनुचित प्रभाव, है ना, जैसे टीचर और शिष्य के बीच में, यहाँ पर एक पार्टी बड़ी एक पार्टी छोटी हो गई। कोर्जन कहते हैं उत्पीड़न, दबाव बना करके, या फ्रॉड करके, कपट करके, या झूठ बोल करके अगर आपने कांटेक्ट किया है तो वो वॉइडेबल होगा जिसके साथ में ये सारी चीज़ें घटित हुई हैं, उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो उसको एनफोर्सेबल कराए या ना कराए। इफ़ मोहन थ्रेट्स श्याम टू सेल हिज लॉकेट फॉर 1000, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इफेक्टेड बाय, तो वो थ्रेट देता है ना, तो वो आपका कोर्जन होगा, उत्पीड़ित कर रहा है उसको, ठीक है। इफ़ द कॉन्सेप्ट टू द एग्रीमेंट इज कोर्स बाय
coercion, the agreement is voidable at whose options. यदि कंसेंट टू द एग्रीमेंट इज कोर्स्ड बाय कोर्जन, अगर जो सहमति है वो अनुचित प्रभाव से, है ना, एग्रीमेंट, इफ द कंसेंट टू द एग्रीमेंट, यानी कि जो आपका ठहराव है उसका जो कंसेंट है वो उत्पीड़न से प्रभावित है, ठीक है ना, तो एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द हुज ऑप्शन, तो वो वॉइडेबल होगा एट हुज ऑप्शन, किसके ऑप्शन पर, द पार्टी हुज कंसेंट इज ऑब्टेन्ड, जिसने, जो मतलब पार्टी उससे प्रभावित हुई है, ठीक है, उसके ऑप्शन पर। इफ ए पार्टी इज इन ए पोजिशन टू dominate the will and his uses his position to obtain consent when such consent is influenced by, तो देखिए पोजीशन की वजह से अगर वो कर रहा है ना कोई पार्टी, तो हम उसको कहेंगे इंड्यू इन्फ्लुएंस, है ना। मैंने आपको पहले बता दिया ऑप्शन में कि जैसे कि कोई टीचर है वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि भाई आप जो है ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके मार्क्स कम करेंगे, आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे प्रैक्टिकल में मार्क्स कम रखूँगा, तो ये काम यहाँ पर होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल से ही आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। द कंसेंट ऑब्टेन बाय द थ्रेट ऑफ कम्युनिटिंग सुसाइडिंग इज इन्फ्लुएंस बाय दैट, है ना। कंसेंट ऑब्टेन बाय थ्रेट, ये मतलब थ्रेट दी गई, चुनौती कि तुम मतलब मैं सुसाइड कर लूँगा, है ना, तो ये किससे है, जो सहमति प्राप्त की गई है वो ये कह के की गई है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा, तो वो क्या है, कोर्जन है ना, वो क्या है, उत्पीड़न है, आप जो है उत्पीड़ित कर रहे हैं किसी को, ठीक है। इफ़ द कॉन्सेंट इज ऑब्टेन बाय फ्रॉड, अगर फ्रॉड करके आपने अगर कंसेंट प्राप्त किया है तो वो क्या होगा, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, अगर चारों चीज़ों में से कैसे भी अगर आपने कंसेंट प्राप्त कर लिया ना, चार चीज़ कौन कौन सी, कोर्जन, है ना, इंड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड से या मिस रिप्रेजेंटेशन से, अगर इन चारों कंडीशन में से आपने किसी से भी कंसेंट प्राप्त कर ली ना, ऑप्ट कर ली, तो वो वॉइडेबल ही होगी, याद रखना बस इतना सा बात, ठीक है। कंसिडरेशन मे बी ओनली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, किसी भी तरह का हो सकता है, ऑल ऑफ एबव, जो कंसिडरेशन है वो पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है और प्रेजेंट में भी हो सकता है। कंसिडरेशन बीइंग प्रूडेंट द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल, ठीक है, जो कंसंट्रेशन है बीइंग प्रूडेंट द एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, फिर वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अपर्याप्त है ना, अपर्याप्त है तो एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा। कंसिडरेशन बीइंग अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी द एग्रीमेंट इज वॉइड, कंसिडरेशन बीइंग अगेंस्ट यानी कि खिलाफ है किसके, पब्लिक पॉलिसी के, तो वो एग्रीमेंट जो है वॉइड होगा, वो व्यर्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज इलीगल द एग्रीमेंट इज वॉइड होगा या फिर वॉइडेबल होगा। कंसिडरेशन इलीगल है तो, ठीक है ना, वैधानिक नहीं है कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अगर इलीगल है, अवैधानिक है, तो एग्रीमेंट या तो वॉइड ही होगा या फिर वॉइडेबल होगा, ठीक है ना। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कंसिडरेशन टू एन एग्रीमेंट इज इलीगल, किन परिस्थितियों में कंसिडरेशन टू एन एग्रीमेंट इज इलीगल, तो प्रतिफल जो है ना एक ठहराव का वो अवैधानिक होगा, तो कब होगा, व्हेन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो प्रतिबंधित है, लॉ कानून द्वारा प्रतिबंधित है,
वहन अगेंस्ट द लॉ, जो कानून के ही खिलाफ है, और वहन फ्रूलेंट है, ठीक है, तो वो ऑल ऑफ एबव, ये सब क्या होगा, इन सब परिस्थितियों में जो कंसिडरेशन है वो इलीगल होगा। द एग्रीमेंट टू मैरी पद्मश्री फॉर 10 lakhs इज, तो ये आपका एग्रीमेंट टू मैरी पद्मश्री फॉर 10 lakhs इज वॉइड, ठीक है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, मैरिज का, ठीक है ना, तो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, यानी कि विवाह में रुकावट करने वाला कोई भी एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा, राइट। एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल राइट इज वॉइड, राइट। एग्रीमेंट ऑफ ब्रोकेज इन मैरिज इज वॉइड, ब्रोकेज, ठीक है ना, अगर मैरिज में ब्रोकेज की बात करें, दलाली की बात करें, तो वो वॉइड है, क्लियर। नेक्स्ट, एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, ये तो शायद रिपीट हो गया, रिपीट क्वेश्चन हो गया, हाँ राइट, ये रिपीट हो गया है, तो ये वॉइड होगा। एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ ए माइनर इज, माइनर है ना, माइनर एज, तो वो लीगल होगा, ठीक है। इंश्योरेंस एग्रीमेंट इज लीगल, ये तो सही है, लीगल ही होते हैं। स्पेकुलेशन एग्रीमेंट इज लीगल, क्लियर। और वार्गिंग एग्रीमेंट इज वॉइड। तो देखिए जो बाजी के जो ठहराव होते हैं वो वॉइड होते हैं, लेकिन ठीक है ना, बाजी के वार्गेजिंग एग्रीमेंट हमने आपको बताया, डिटेल में आप देखिएगा वहाँ पे, तो वो आपके वॉइड होंगे, लेकिन जो स्पेकुलेशन एग्रीमेंट है, यानी सट्टे वाले जो एग्रीमेंट है, वो आपके लीगल होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इंश्योरेंस के एग्रीमेंट भी तो देखो एक तरह से आपके देखो इंश्योरेंस का जो एग्रीमेंट है वो तो आपका लीगल है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो होते हैं बाजी के, यानी कि जो आपके बाजी के जो बाजी होती है ना, बाजी लगती है, शर्त जो लगती हैं, जो वेरगिंग एग्रीमेंट होते हैं वो आपको याद रखना है, वो वॉइड होते हैं, यानी कि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा ये देखिएगा, जो मैरिज के बारे में हमने बताया है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैरिज से संबंधित रेस्टोरेंट जो होता है, तो ये कह रहा है कि एग्रीमेंट इज रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज इज, यानी कि शादी विवाह में जो प्रतिबंध है ना, प्रतिबंध के संबंध में है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब किसी व्यक्ति को विवाह करने से रोकने वाला अनुबंध किया जाता है ना, तो वो क्या होगा आपका, वो आपका वॉइड होगा, व्यर्थ होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये कह रहा है कि एग्रीमेंट रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज ऑफ ए माइनर, तो ये तो लीगल हो जाएगा ना। अरे माइनर की शादी कराने को रोक रहे हैं आप, माइनर की गवर्नमेंट भी तो ये कहती है ना कि माइनर की शादी नहीं होनी चाहिए, 18 साल के बाद में शादी होनी चाहिए, तो एग्रीमेंट कर लिया है, रोक एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज ऑफ
ए माइनर इज लीगल होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बाजी में और ये जो आपका सट्टे का एग्रीमेंट होता है ये तो होगा हमारा लीगल, ये ध्यान रखना। और ये बाजी वाले जो होते हैं जो वो होते हैं आपके वॉइड, यानी कि व्यर्थ होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।